मैं अपनी कुर्सी पर बैठा था और सुन रहा था जितने सारे व्याख्यान हो रहे थे, तो कुछ लोगों ने देखा होगा मेरी आंखों में तो आंसू थे, क्योंकि पहले मुझे समझ में नहीं आता था। कोई मेरी आलोचना करता था तो भी दुख होता था, और अगर कोई प्रशंसा करता था तो भी आंसू आते थे। बहुत बार सोचने की कोशिश की कि मेरी तारीफ कर रहा है, मुझे आंसू क्यों आ रहे, नहीं समझ में आता था। फिर एक बार में मुझे याद है कि मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में एक लेख देखा था इस पर कि कुछ लोग होते हैं कि जिनका अगर कोई भी इमोशनल एक्सेस होता है, वो दुख का हो चाहे खुशी का हो, तो उनको आंसू ही आते। मैं उसके बाद कई बार ढूंढता रहा उस रीडर्स डाइजेस्ट के लेख को, मुझे फिर से मिला नहीं। लेकिन मैं जब इस पर विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि भारत की आज भी सामाजिक दृष्टि से कोई बहुत बड़ी ताकत है तो वह परिवार का इंस्टीट्यूशन है। बहुत बड़ी ताकत है आज भी, खास करके पश्चिम से तुलना करें तो वहां पर परिवार का विघटन होना, यह भी सामाजिक एक बहुत बड़ी कमजोरी हुई है, समस्याएं पैदा कर रही है। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं अपने जीवन में बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं 14 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, जिसके आरंभिक संस्कारों में ही बल होता था कि संघ एक परिवार है और परिवार के संबंध होने चाहिए सब संघ के स्वयंसेवकों से। अब मैं कह सकता हूं, मैंने पिछले दिनों में, आपने कल्पना की होगी कि ये यात्रा वगैरह मैंने की या ये सारे होते हैं, तो सवाल एक पूछते हैं मुझसे कि आप ना इतना एग्जर्शन कैसे कर सकते हैं? अब कोई सीक्रेट है और कोई व्यायाम करते हैं या योग करते हैं, पूछते रहते हैं सब। अच्छा, मैं अपने ढंग से प्रामाणिक रूप से मैं उत्तर देने की कोशिश करता हूं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि मैं 14 वर्ष की आयु में संघ का स्वयंसेवक बना और मैं उस समय कराची में था, सिंध में था, और 14 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष की आयु तक मैं कराची में रहा। 47 में भारत को स्वतंत्रता मिली, वो 6-7 साल तो मन की एक ही अभिलाषा होती थी कि भारत स्वतंत्र हो, अंग्रेज यहां से जाए। और यद्यपि मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा, कैथोलिक स्कूल में पढ़ा, जहां के संस्कार दूसरे प्रकार के थे, लेकिन संघ के प्रभाव से सारा दिशा बदल गई। और उसी काल में मैं संघ का प्रचारक भी बना, और इसीलिए 20 साल की आयु में जब विभाजन हुआ और परिवार इस तरफ आया, मैं परिवार में तो था ही नहीं, मैं तो संघ का प्रचारक था तो उससे अलग रहता था। तो मुझे कहा गया कि आप राजस्थान में जाकर के काम करिए। मैं राजस्थान में रहा 10 साल। उसके बाद मैं इस बात का उल्लेख इसलिए करता हूं कि मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि 14 वर्ष की आयु में मुझे 2 परिवार मिले। एक जिसको मैं आइडियोलॉजिकल फैमिली कह सकता हूं, वैचारिक परिवार कह सकता हूं, और एक मेरा व्यक्तिगत परिवार जिसका अर्थ है मेरे माताजी, पिताजी और जो बाकी मौसी है वो सब, या फिर आगे चल करके मेरा अपने लड़का, मेरी लड़की, मेरी पत्नी और वो परिवार। और बहुत कम ऐसे होंगे जो इतने सौभाग्यशाली हों कि दोनों परिवारों से प्रचुर मात्रा में
स्नेह और आदर मिले जैसा मुझे मिला है बचपन से। ये जो तारीफ होती है ना, मान करके चलिए कि आप अपने परिवार का वर्णन करते हैं, अपने लड़के का, अपने लड़की का, अपनी पत्नी का, अपने माताजी का, अपने पिताजी का, तो आप कितनी तारीफ करेंगे। और उस तारीफ को मैं अगर अक्षरशः लेने लगूं तो मुझे लगता है कि ये जो कहते हैं ना, वो कम से कम हमारा गीता का श्लोक सुनाया हमारे शिवराज जी ने, अहंकार तो बिल्कुल भर जाएगा सारा, अगर उसको मैं सब सच मानने लगूं। मैं मानता हूं कि ये इसलिए कर रहे हैं, पिताजी की कोई तारीफ करता है तो तारीफ करता है, ये ठीक है, वो आदर है, स्नेह भी है, जो गुण उसको दिखता है उसका उल्लेख करता है। और मैं ये बात अपने लिए ही नहीं लेकिन कार्यकर्ताओं को भी मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से अपने भाव को बनाना चाहिए, गलतफहमी में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं। मैं कई बार कहता हूं, हिंदुस्तान में राजनीतिक पद एक व्यक्ति को इतना समाज पर प्रभाव देता है, क्लाउट देता है, इन्फ्लुएंस देता है, जो दुनिया के किसी दूसरे लोकतंत्री देश में नहीं मिलता, भारत में मिलता है। कारण क्या है कि यहां पर कई बार राजनीतिक पद आपके मूल गुणों प्रतिभा से संबंधित नहीं है। उसमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है आपकी कास्ट, कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है आपकी भाषा, आप कहां के हैं, ये फैक्टर्स हैं। वो सब जगह नहीं होते, यहां पर कभी कभी बहुत अत्यधिक होते हैं, सब जगह थोड़े थोड़े तो होते ही हैं। माने अमेरिका में भी कोई कैथोलिक है तो कोई कुछ और है तो फर्क पड़ता है। अब ओबामा है तो कलर है तो उसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है, एडवांटेज भी हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में बहुत अधिक होता है और इसीलिए ये प्रवृत्ति है कि मैं कॉर्पोरेटर हूं तो मेरे पास पड़ोस में कोई वाइस चांसलर रहता होगा, वो मेरी तुलना थोड़ी हो सकती है। मैं तो कॉर्पोरेटर हूं, मैं तो एमएलए हूं। अहंकार आता है, उससे बचना चाहिए, जितनी बात में बच सके। आसान नहीं है बचना, लेकिन हां मैं मानता हूं कि ये जितनी बातें सारी कही गई हैं, मैं भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं उसके अनुरूप कुछ कर सकूं। बाकी नहीं तो कौन होता है कि जो इतने गुण समेट करके चले, नहीं होता है, मुश्किल है हर एक व्यक्ति में। मैं वर्षों तक तो अटल जी की प्रतिभा को, खास करके उनके व्याख्यान में सुनकर के मैं दंग रह जाता था। मैंने कहा कि क्या करते। मैं वो एक बार, पहली बार राजस्थान में मैं था उन दिनों में, वो आए थे तो मुझे कहा गया कि आप इनके साथ रहिए 4 दिन 3 दिन जो भी थे। और वो 3 दिन मैं उनके भाषण सुनता रहा तो मैंने कहा कमाल है भाई, अगर राजनीति में वक्ता ऐसे होंगे तो मैं तो कम से कम राजनीति में कोई पद नहीं संभाल सकता। और इसीलिए उन्होंने जब बाद में, जब वो दीनदयाल जी की मृत्यु के बाद वो बने, फिर वो उन दिनों में जनसंघ का 1-1 साल का होता था टर्म, तो 3 साल 4 साल रहे। 67 में, 68 के आरंभ में दीनदयाल जी की डेथ हुई और 68 से लेकर के लगातार वो अध्यक्ष बनते रहे 4-5 साल रहे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब बहुत हो गया, मैं नहीं अब लूँगा, अब तुमको बनना है। मैंने कहा मैं बन नहीं सकता, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मैं बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा बोलते तो हो ही, लोकसभा में हो, संसद में हो, बोलते हो। मैंने कहा वहाँ पर थोड़े से लोगों को बोलना वो एक चीज़ है, लेकिन
जिस प्रकार से 10,000 लोगों के सामने बोलना, मैं नहीं बोल सकता इस प्रकार से। और मैंने उनको कहा मेरे मन में तो कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया है आपके कारण। मैं इनको कहता हूँ कभी कभी, सुषमा जी को भी है कि तुम्हारे कारण भी मुझे कॉम्प्लेक्स होता है। नहीं, वास्तव में होता है। और कभी कभी मुझे याद है पहली बार जब कानपुर की में अधिवेशन में, वो कानपुर के अधिवेशन के लिए मैं बना अध्यक्ष, पहले तो उन्होंने मेरी बात मान ली कि अच्छी बात है, फिर किसको बनाए? मैंने कहा राजमाता जी हैं, उनको बुलाओ, चल करके बनाते। तो उनको मनाने के लिए हम दोनों गए, अटल जी मैं दोनों गए ग्वालियर, उनके महल में जाकर के वहाँ पर ठहरे। पहली बार मैंने महल देखा वो, और पहली बार मैंने वो जो कथा मैंने केवल सुनी थी कि किस प्रकार की वो ट्रेन है डाइनिंग टेबल पर, वो पहली बार देखी। और 2 दिन वहाँ रहने के बाद हम मना पाए उनको कि ठीक है आप, उन्होंने कहा ठीक है आप लोग दोनों कहते हैं, इतना आग्रह करते हैं, मैं बन जाऊंगी, लेकिन मैं फाइनल मैं तब दूंगी जब मैं दतिया में गुरुजी के पास अपने जाऊंगी और उनसे सहमति लूंगी। वो हाँ कहेंगे तो मैं हाँ कहूंगी। और 2 दिन बाद उन्होंने संदेश भेजा कि नहीं मैं नहीं बनूंगी। मेरे गुरुजी ने नहीं माना। फिर अटल जी ने कहा कि अब तुमको बनना होगा। मैंने कहा नहीं, अभी भी गुंजाइश है। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा महावीर जी हैं, उनको चल करके मनाते हैं, चलो फिर। तो फिर उनको मनाने के लिए गए हम दोनों, और जाते हुए जगन्नाथ राव को कहा तुम भी चलो। तो उन्होंने कहा कहाँ चले? तो उन्होंने कहा महावीर जी को अध्यक्ष बनाना है। तो उनको क्यों बनाना है, मुझे बना दो। मुझे ले चलते उनको बनाने के लिए, वो ऐसे ही थे। उन्होंने कहा मुझे बना दो। क्या क्या करते हो? मैं इन बातों का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि वास्तव में ये जो ताकत मुझे मिली है वो इसके कारण मिली है कि दोनों परिवारों ने मुझे बहुत बहुत प्रचुर मात्रा में स्नेह दिया है, आदर दिया है, और वह मेरी ताकत है। हाँ, बाकी जो 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 स्टेमिना आया है थोड़ा बहुत, वो इस कारण भी आया है कि प्रचारक जीवन में काफ़ी कठिनाई सहनी पड़ती है। और सचमुच तो ये मेरी मेमोयर्स जो है, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, वो इस कारण लिखी कि प्रचारक जीवन के कुछ छोटे छोटे प्रसंग बहुत साधारण जो लगते, आज तो लगते हैं, लेकिन कमला और प्रतिभा सुनते थे तो कहते थे तो कमाल है, और ये लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा लिखते क्या लिखूंगा, नहीं लिखना चाहिए। फिर यहाँ तक कि प्रतिभा ने आग्रह इतना किया, कहा कि ऐसा है कि मेरा वो टेलीविज़न वाला मेरी अपनी कंपनी है, तो वो कैमरामैन आ जाएगा और वो आपसे पूछता जाएगा, रिकॉर्ड करता जाएगा, आप फिर लिखते जाइए, वो अपना रिकॉर्ड करता जाएगा। लेकिन छोटे छोटे प्रसंग ऐसे कि जिनको सुन करके किसी को ताज्जुब, अच्छा ऐसा भी होता है। मैं प्रचारक के नाते जब राजस्थान के गांव में जाता था तो एक गांव में किसी के यहाँ ठहरा था, छोटा सा घर था, चित्तौड़ के पास पे छोटा गांव था, छोटा सा घर था, कोई बिजली नहीं, पानी नहीं, नल नहीं, कुछ नहीं। तो उन्होंने सुबह सुबह मुझसे पूछा कि भाई साहब आप नहाने के लिए कुएं पर चलेंगे कि घर में पानी ले आऊं? तो मैंने कहा कि आप पानी क्यों ले आए, मैं चलूंगा कुएं पर, चलो। और मैं उनके साथ साथ गया, जिसको उन्होंने कहा कुएं पर चल रहे नहाने के लिए। अब वहां पर गया तो मैंने कहा ये कुआं कैसा है, क्योंकि वो कुआं नहीं था, एक प्रकार से बावड़ी जैसी छोटी सी होती है ना, चारों ओर दीवार थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पीने का पानी नहीं है और इससे खाली नहाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं खींचूं, उसमें पुली लगी हुई थी, डोल बाल्टी थी, खींचूं या कूद के नहाएंगे? मैंने कहा कूद के नहाएंगे, कुएं में कूद के नहाया जाता है।
तो उन्होंने कहा बहन ये पीने का पानी नहीं है, तो कूदते ही है, कूद के भी नहाते हैं। मैंने कहा चलो मैं कूद जाता हूँ। मैंने उनको ये कष्ट करना उनको कि वो बाल्टी से निकाले, इसकी वजह चलो मैं कूद जाता हूँ। मुझे कल्पना नहीं थी कि क्या है, और मैं कूद गया और कूद करके हाथ पांव थोड़े बहुत मार करके वो सीढ़ियाँ थी साइड में, उस पर से ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद जैसे नीचे फिर से झांक के देखा तो सांप ही सांप, सैकड़ों सांप थे वहां। सैकड़ों सांप थे। मैंने कहा कि ये तुमने बताया नहीं, ये क्या है? भाई साहब पानी के सांप है, कोई काटते थोड़ी है। उसको लगा कि ये शहरी आदमी, इनको कुछ पता नहीं है। अब ऐसे छोटे छोटे प्रसंग मैंने जब कमला को और प्रतिभा को सुनाए तो उन्होंने कहा तो सब लिखना चाहिए। चलो भाई, हाँ। और इन दिनों में जब वो इस बात को कहते हैं, यही सवाल पूछते हैं कि आप इतना एग्जर्शन कैसे कर लेते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि मन इसके कारण संतुष्ट रहता है। एंड इफ यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, यू आर एट पीस विथ योर हेल्थ एंड योर बॉडी। और इसके अलावा मुझे कोई दूसरा कारण समझ में नहीं आता। हाँ, 3-4 साल पहले एक छोटा सा प्रसंग हुआ जिसके कारण दिमाग में एक बात बैठी। उन्होंने कहा क्या? कहा मैं तो कहा कि मैंने 3-4 साल पहले मैं नाना जी बीमार थे, देशमुख एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में थे एडमिटेड, तो मैं उनको देखने चला गया और उनके यहाँ गया। नीचे आईसीयू में थे, मिला उनसे जो भी था, तो किसी ने मुझे बताया कि शरद पवार भी ऊपर एडमिटेड है, वो भी अस्वस्थ थे, उनको देखना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ मैं जाता हूँ उनके यहाँ पर भी। और फिर मैं ऊपर चला गया शरद पवार के यहाँ, और शरद जी के यहाँ गया तो शरद जी के यहाँ 2 डॉक्टर बैठे थे। उन्होंने वैसे ही बातचीत करनी शुरू की मुझसे और कहा कि अडवाणी जी अभी जॉर्ज फर्नांडिस भी यहाँ आए थे। मैंने कहा अच्छा वो भी एडमिटेड है? उन्होंने कहा नहीं वो एडमिटेड नहीं है, वो किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं हरियाणा में, वो अपने रोहतक में गुड़गांव में वहाँ जाते हैं, तो वहाँ जा रहे थे। फिर उन्होंने पूछा एक डॉक्टर ने कि अडवाणी जी आप बड़े हैं कि जॉर्ज बड़े हैं? मैंने कहा जॉर्ज मुझसे छोटे हैं 3 साल। मुझे इसलिए याद है अच्छी तरह से कि मुरारजी भाई की कैबिनेट में जब 77 में मुझे मंत्री बनाया था तो मेरी उम्र उस समय 50 थी और जॉर्ज की उम्र 47 थी और वो सबसे छोटे थे कैबिनेट मंत्री। ये मुझे याद है, इसीलिए मुझे याद है कि वो मुझसे 3 साल छोटे हैं। तो उन्होंने कहा वो लगते तो बड़े हैं आपसे। मैंने कहा उनका स्वास्थ्य इन दिनों में अच्छा नहीं है इसलिए बड़े लगते होंगे। तो दूसरे डॉक्टर ने कहा कि इसको डॉक्टर को बताया कि आपको पता नहीं कि अडवाणी बहुत कम खाते हैं। मैंने कहा मैं बहुत कम नहीं खाता हूँ, लेकिन कम खाता हूँ, कोई ज़्यादा नहीं खाता हूँ। क्या अच्छा। फिर उस दूसरे डॉक्टर ने कहा कि मेरी थीसिस है, मेरी थीसिस ये है कि भगवान जब किसी व्यक्ति को जन्म देता है तो ही प्रिस्क्राइब्स द टोटल अमाउंट ऑफ फूड ही विल कंज्यूम इन हिज लाइफ। मैंने कहा कि क्या आप सुना रहे हैं, थीसिस सुना रहे हैं? मैंने अब तक तो ये जो प्राणायाम वगैरह करवाते हैं उनसे ज़रूर सुनी है श्वास के बारे में, कि श्वास कितने लेते हैं उसके आधार पर, लेकिन ये भोजन की नहीं सुनी। अच्छा है कि मैंने 78-79 की उम्र में आकर के ये सुनी। अगर मैंने पहले सुनी होती तो सब कहते कि इसीलिए कम खाता है ये। तो इसीलिए अब ये प्रचलित हो गया है कि अडवाणी कम खाते हैं इसीलिए स्वस्थ रहते हैं। अब ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि एक्टिविटी, एग्जर्शन कर सकना ये बहुत मात्रा में
आपको जितना उससे समाधान मिलता है उससे जुड़ी हुई चीज़ है। और काम करते हुए पार्टी का, संघ का और बीजेपी का अगर समाधान मिलता है तो उस समाधान से ही सब कुछ चलता है। नहीं, मैंने सोचा कि मैंने मेहनत की लिखने में, मेरे तो अपना अनुभव था, लेकिन इतने लोगों से लिखवाना और इतना पूरा मैंने वो उठाया तो मैंने कहा मेरे पुस्तक से कोई कम भारी नहीं है, ये काफ़ी मोटा है और ये सब दूसरे लोगों ने लिखा है। बहुत बहुत आभारी हूँ उन सब लोगों ने जिन्होंने तारीफ की है। मैं मानता हूँ कि मुझे परिवार का हिस्सा मान करके मेरी तारीफ की है और कोई कारण नहीं। अच्छा।